सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और यार लंबे टाइम से हम लोग यूट्यूब पर पूरी तरीके से ब्रेक थे और यार मैं सोच रहा था कि फ्रीज के जो सारे वीडियो थे उसको सब बनाना बंद कर दिया जाए और बाकी जो चैप्टर्स पढ़ा रहे थे उसको भी बनाना बंद कर दिया जाए। लेकिन यार मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मैं आप ही पे डिपेंड हूँ, ठीक है, इसी वजह से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ यार। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता। मतलब यार पढ़ाता क्यों नहीं, पढ़ाने के पीछे बहुत सारी वजह है यार। कुछ वजह मैं आपको बता दूं। पहली वजह ये है यार कि YouTube पर मुझे एक वीडियो 1 घंटे का वीडियो डालने में लगभग 6 घंटे लग जाते हैं यार। 6 घंटे कैसे लग जाते हैं मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। एक वीडियो का 1 घंटे 10 मिनट का है तो 1.5 घंटे लगते हैं उसको बनाने में, फिर 1.5 घंटे से अधिक लगता है उसको एडिट करने में, फिर 1.5 घंटे से अधिक लगता है उसको अपलोड करने में और कम से कम 30 मिनट लगते हैं उसको टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल सब कुछ लगाने में, बल्कि 1 घंटा भी लग जाता है। लाइट की प्रॉब्लम कहीं, किसी की प्रॉब्लम कहीं, मोबाइल में चार्ज नहीं है, कहीं मोबाइल ओवरहीट हो रहा है। तो यार इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम होते हुए भी मैं एक वीडियो जो 1 घंटे का रहता है डालने मुझे कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और यार वीडियो जब मैं डाल देता हूं तो देखने वाले कितने लोग रहते हैं, 1 घंटे कुछ मिनट का मैं वीडियो जब डाल देता हूं यूट्यूब पर तो देखने वाले मुश्किल से मुश्किल 150 से 175 लोग देखने वाले रहते हैं। जिसमें यार वो लोग भी वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो के आधे में ही देख के वीडियो को बंद कर देते हैं। मतलब मैं देखता हूं तो 1 घंटे का जो वीडियो रहता है उसको मुश्किल से 10 या 15 मिनट एवरेज उसका जो टाइम रहता है कि लोग देखे रहते हैं वही दिखाता है। फिर इसके बाद 3-4 महीने के बाद, 3 महीने बाद मेरी सैलरी आ रही है यार 6,000-7,000 रुपए। तो इस तरह यार इतना मेहनत करने के बाद देखो यार किसी भी इंसान को घर चलाने के लिए यार कम से कम महीने के वैसे अगर एक सिंपल फैमिली है तो उसको कम से कम घर चलाने के लिए यार कम से कम 15-20 हज़ार रुपए चाहिए घर चलाने के लिए, ठीक है। और यार मैं 3 महीने काम करने के बाद यूट्यूब से जो मेरी सैलरी आती है वो आती सिर्फ 6 या 7 हज़ार रुपए। तो यार किस तरह मेहनत किया जाए बताओ। 6 घंटे दिया जाए, 6 घंटे देने के बावजूद 3 महीने में आए 6-7 हज़ार रुपए यार, तो मतलब क्या है यूट्यूब पर काम करने का, ठीक है। मैं ये बात समझ रहा हूं कि अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों का नुकसान होगा क्योंकि आप लोग यार मुझसे जुड़े हो और कहीं ना कहीं आप लोग मुझ पर बिलीव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई ना। देखो आपकी भी अपनी जिंदगी है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो और मेरी भी यार अपनी जिंदगी है भाई। और मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर मुझे यार उतना भी पैसा नहीं मिलेगा जिससे कि मेरे घर की रोजी रोटी चले तो यार मुझे नहीं लगता है कि इस तरह मेहनत करने का कोई मतलब है, ठीक है। तो यार इसीलिए मैं सोच रहा था कि और यार भाई अगर देखो मैं अगर यही मेहनत कहीं स्कूल में करूँ ना यार तो 6 महीने की कम से कम 6 घंटे मेहनत करने की मुझे कम से कम 12,000 रुपये सैलरी मिल जाएंगे। और यार मैं अगर कोचिंग पढ़ाऊँ तो मेरी कोचिंग भी अच्छी खासी चलती है, महीने का 25-26 हज़ार रुपये कोचिंग से निकल जाता है। तो यार कुल मिला जुला के 30-35 हज़ार रुपये मेरा महीना ऐसे ही हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि यार इतना मेहनत करने के बावजूद 6-7 हज़ार रुपये यार, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन आया था यार कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है यार। इसलिए देखो बीच में इसके पहले थोड़ा बहुत मोटिवेशन वीडियो डाल रहे थे और यार सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना मेहनत करने के बाद व्यूज नहीं आते हैं यार। मतलब देखने वालों की संख्या कितनी कम है यार। और छोड़ दो जो बड़े बड़े यार एजुकेशनल चैनल वाले हैं, मैं देख रहा हूं कि जिनके पास 11 लाख सब्सक्राइबर है उनके भी चैनल पर जो वो वीडियो डाल रहे हैं ना, उनके वीडियो पर एक दिन में एक वीडियो पर जो व्यूज जा रहे हैं वो 1,000-1,200 जा रहे हैं यार। तो यार ये सब देखकर मुझे बहुत डिमोटिवेशन आया यार कि इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में भी मान लो बहुत है तो महीने का अभी 3 महीने में 7 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो मेहनत करोगे तो 1 महीने में हो सकता है 7 हज़ार रुपये कमाने लग जाओ, यही हो सकता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल कोई बात नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ा दूं यार, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था और आप लोग मेरे ऊपर कह रहे हो डिपेंड हो, इससे आप लोगों को मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए यार। क्योंकि आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल पे आपको डिपेंड रहना चाहिए, ठीक है। मेरे ऊपर आप लोगों को नहीं डिपेंड रहना चाहिए। लेकिन फिर भी यार अगर आप लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो तो यार फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आप लोगों को पढ़ा दिया जाए यार, अगर आप लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सीरीज है मैं सीरीज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। सीरीज करवा दूंगा, उससे मैं आप लोगों को यार कुछ वो नहीं दे सकता हूँ कि मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन मैथ का जो सीरीज है वो करवा दूंगा। बाकी यार अगर फिजिक्स का केमिस्ट्री का अगर आगे देखा कि चल रहे हैं वीडियो, देखे जा रहे हैं वीडियो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी करवा दूंगा। पर डिपेंड मत होना यार मेरे ऊपर, ठीक है। केवल फिजिक्स मैथ के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हो, ठीक है। तो चलो यार आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है अवकलज का अनुप्रयोग।
इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था यार अवकलन के बारे में, ठीक है। हम लोग 7 सीरीज तक पढ़ चुके हैं जिसमें अवकलन तक हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब जो अवकलन का प्रयोग है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यहां से भी मैथमेटिक्स में 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो एक्चुअली में यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का या 2 नंबर का। तो ऐसे में मैं जितना पढ़ा रहा हूं अगर आप उसको पढ़ ले हो यार, तो 5 नंबर का ये और 3 नंबर का वो 8 नंबर का क्वेश्चन आप उठा सकते हो यहां से, ठीक है। वैसे 5 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो या करके आते हैं। 2 क्वेश्चन दिया होता है प्रश्न नंबर 6 या 7 में, वो कहता है कि केवल एक प्रश्न करो। तो ऐसे में अगर आप अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ लेते हो तो 5 नंबर तो पक्का ही ले आओगे। लेकिन अगर आप सही से पढ़ते हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो यार आप मैथ अगर 2 नंबर जो 3 नंबर या करके आता उसको भी आप लगा सकते हो। तो आपके पास चॉइस हो जाती है। अगर मान लो का आपको दोनों आ रहा है तो दोनों में आपको चॉइस है, जो आपको बढ़िया से आ रहा है उसको आप लगाओ, ठीक है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो अवकलन का अनुप्रयोग है उसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मैथ क्लास 12 का सीरीज नंबर 8 रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने सीरीज 7 तक अच्छे से कवर कराया है, ठीक है। तो अगर आपने सीरीज 7 तक के सारे वीडियो नहीं देखे, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर जानते ही हो बहुत सारे चैप्टर, मैथमेटिक्स जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसको बोलते हैं अवकलज का अनुप्रयोग, और इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा अवकलन यानी अवकलज। तो यार अगर अवकलन का आप अनुप्रयोग पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अवकलन आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अवकलन नहीं आएगा तो अवकलन के अनुप्रयोग कैसे पढ़ोगे, क्योंकि अवकलन का ही प्रयोग यहाँ पे पढ़ना है। तो अगर आपको अवकलन नहीं आ रहा है तो हम लोग अवकलन के प्रयोग को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यार अगर आपको अवकलन करना नहीं आता है तो जाके आप हमारे सीरीज का जो पार्ट 6 और पार्ट 7 वाला वीडियो बना है, सीरीज का 6 और सीरीज का 7 वीडियो, वो पूरी तरीके से अवकलन पर ही बेस्ड है। तो उस वीडियो को आप देखोगे तो आपका जो अवकलन है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देख करके फिर आप यहाँ आ सकते हो और अवकलन का जो अनुप्रयोग है उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो देखो यार, अगर मैं बात करूं अवकलन के अनुप्रयोग की, तो हमारे क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो अवकलन का अनुप्रयोग है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 4 या 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। मैं फटाफट उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो पहला डिवाइड किया गया उसको बोलते हैं राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर, ठीक है। सेकंड जो है उसको बोलते हैं स्पर्श योम अविलंब रेखा, स्पर्श योम अविलंब रेखा। जो थर्ड है उसको बोलेंगे वर्धमान और ह्रासमान, वर्धमान और ह्रासमान। जो फोर्थ है उसको बोलते हैं सन्निकट, और जो फिफ्थ है उसको बोलते हैं क्या, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जिसको बोलते हैं और निम्न, जिसको बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, निम्निष्ट। तो जो हमारा अवकलन का अनुप्रयोग है उनको सब मिला जुला के 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। राशियों में परिवर्तन की दर, स्पर्श रेखा या अविलंब रेखा, सन्निकट, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ह्रासमान और वर्धमान। इन 5 को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, और 5 को पढ़ने के बाद हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि यार बोर्ड एग्जाम में अधिक क्वेश्चन जो अवकलन के अनुप्रयोग से पूछता है वो पूछता है स्पर्श योम अविलंब रेखा से। तो ये इन 5 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राशियों में परिवर्तन की दर, इसके बाद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें तो वर्धमान और ह्रासमान इंपॉर्टेंट है। फिर सन्निकट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दोनों थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में यहां से यहां भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, लेकिन 75% चांस होता है कि 75% क्या है, 80% मैं कह लूं 80% चांस होता है ये क्वेश्चन यहीं से और यही दोनों में से पुटअप करता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पुटअप करता है यार वो क्वेश्चन सीधे 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि राशियों में परिवर्तन का दर क्या होता है, ठीक है। और राशियों में परिवर्तन का दर सीखने के बाद और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, और उन सारे क्वेश्चन को हम टेस्ट करेंगे जिन सारे क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राशियों में परिवर्तन की दर। देखो यार राशियों, तो राशि के बारे में आप जानते ही हो, तो सिंपल सी बात है, इतना चर्चा नहीं करेंगे यार। ये क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, राशि क्या होता है छोड़ दो। बस आप ये जानते रहो कि परिवर्तन, देखो परिवर्तन, राशियों में परिवर्तन की दर, परिवर्तन, देखो परिवर्तन का मतलब होता है यार या तो घटना या तो बढ़ना।
अगर मैं कह दूं ये चीज परिवर्तित हो रहा है मतलब ये चीज बदल रहा है, तो बदलने का मतलब या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो घट जाएगा। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है या अगर कोई चीज घट रही है तो इसका मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो राशियों में परिवर्तन यानी परिवर्तन और का दर पढ़ना है। देखो सिंपल सी बात है, मैं कह दूं अगर आयतन बदल रहा है, अब बदल रहा है यानी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने का मतलब घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। घटेगा तब भी परिवर्तन हो रहा है, बढ़ेगा तब भी परिवर्तन हो रहा है। तो अगर कहेगा किसी में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लो क्वेश्चन में कहते हैं कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है आयतन को v से लिखते हैं और आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो इसके पहले क्या लिखेंगे d। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब यार मैथमेटिक्स या छोड़ दो, मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री में जब भी कोई चीज किसी चीज में परिवर्तन होता है तो किसी न किसी के सापेक्ष होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वैसे क्वेश्चन में बता देगा कि इसी के सापेक्ष, मान लो कह दे कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है ना, तो त्रिज्या को लिखते हैं स्मॉल r से, और त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है तो इसके पहले d लिखो, ये dr हो गया, और dr से क्या करो भाग कर दो। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयतन में परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मान लो मैं कह दे कि हाथी में परिवर्तन हो रहा है घोड़ा के सापेक्ष, तो हाथी में परिवर्तन हो रहा है तो इसके पहले क्या हो जाएगा d। किसके सापेक्ष, घोड़ा के सापेक्ष, तो घोड़ा के पहले d लगाओ तो d घोड़ा हो जाएगा और d घोड़ा से भाग कर दो। देखो राशियों में परिवर्तन के दर जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि जो हाथी है उस हाथी में क्या हो रहा है परिवर्तन, किसके सापेक्ष, घोड़ा के सापेक्ष हाथी में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यार अगर मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है राशियों के परिवर्तन के दर में से कि इसमें परिवर्तन हो रहा है इसके सापेक्ष, तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं बोल रहा है किसके सापेक्ष। जैसे मान लो क्वेश्चन कह दे कि आयतन में परिवर्तन का दर, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो यहां पर किसी के सापेक्ष तो नहीं कर रहा है ना। जैसे यहां पर क्या कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, लेकिन जब किसी के सापेक्ष ना कहे परिवर्तन हो रहा है, किसी के सापेक्ष ना कहे तो समझ जाओ वो टाइम के सापेक्ष कर रहा है। ठीक है, मान लो ये कह रहे आयतन में परिवर्तन का दर, आयतन में परिवर्तन का दर, तो इसके पहले क्या लगाओ d लगाओ और परिवर्तन का दर, दर माने भाग कर दो। अब क्या त्रिज्या के सापेक्ष तो dr से भाग कर दो, किसी के सापेक्ष ना दे समझ जाओ टाइम के सापेक्ष कह रहा है, और टाइम के सापेक्ष कहेगा तो टाइम के पहले d लगाओ तो ये dt से भाग। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन का दर टाइम के सापेक्ष। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे कहते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है इसके पहले क्या लगाओ d, परिवर्तन का दर, दर माने भाग, परिवर्तन का दर अगर किसी के सापेक्ष कह रहा है तो उसके पहले d लाके भाग करो, किसी के सापेक्ष नहीं कह रहा है तो टाइम लो, समझ जाओ टाइम के सापेक्ष कह रहा है और टाइम के पहले d लगाओ तो भाग करो, तो ये हो जाएगा dt, यानी क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यार अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो राशियों में जो परिवर्तन का दर का चैप्टर है यहां से आप अच्छे नंबर उठा सकते हो अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो। हम बात करते हैं एक क्वेश्चन का जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद आपको ऊपर दिख रहा होगा, मैंने एक कॉपी में उतार रखा है। क्वेश्चन है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन है, घन का आयतन, तो घन का आयतन मान लिया कि माना घन का आयतन b है। अब आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पहले क्या लगाओगे d। अब परिवर्तन का दर किसी के सापेक्ष तो दिया नहीं है तो समझ जाओ टाइम के सापेक्ष कह रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा dt। और आयतन में परिवर्तन का दर कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड। देखो ये जो पर सेकंड है इसका मतलब यही है कि नीचे टाइम है, टाइम माने टाइम है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलो इसके बाद क्या कह रहा है, तो इसके बाद ये कह रहा है दर से बढ़ रहा है। देखो यहां पे दो चीजें होती है कि बढ़ना है घटना। जब भी चीजें बढ़ेंगी तो यहां पर प्लस होगा, लेकिन जब भी चीजें घटेंगी तो यहां पर माइनस होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। परिवर्तन में अगर वृद्धि हो रहा है तो वहां पे प्लस, लेकिन अगर कमी हो रही है, अगर घटोत्तरी हो रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यानी जो कोर है, कोर माने क्या है, कोर माने घन है तो घन का कोर, कोर माने क्या भुजा। तो मान लो माना घन का आयतन b है और घन का जो कोर है, कोर माने क्या भुजा a है। तो कह रहा है कि जो घन का कोर है भुजा वो कितनी है, तो घन का कोर है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, ध्यान दो। पृष्ठ का क्षेत्रफल माने a, कह रहा है किस दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है।
तो परिवर्तन हो रहा है इसके पहले डी, और किस दर से, दर माने भाग, किसी के सापेक्ष दे दिया, जो टाइम के सापेक्ष, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का दर किस दर से बढ़ रहा है, तो dy/dt की वैल्यू फाइंड करनी है। इतनी बात समझ पा रहे हो ना आप? तो बिल्कुल यार इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। किस दर से बढ़ रहा है यानी dy/dt की वैल्यू निकालनी है। और dy/dt की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखो, b माने होता है आयतन, और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो भुजा a है तो d/dt, b माने भुजा क्यूब माने भुजा a है तो a का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया a क्यूब, और ये हो गया 9। इसके बाद क्या हो जाएगा, a x के पावर n का बन गया फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, n माने 3, फिर a, 3 में से घटाओगे तो 2 हो जाएगा, इस 3 को ढकोगे तो क्या दिख रहा है, dA/dt, तो ये हो गया dA/dt बराबर ये है 9। और यहां पर देखो यार dA/dt बराबर 9 बटा ये है 3, और a स्क्वायर माने a गुणे a, तो a की वैल्यू 10 है, 10 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 100, काटोगे तो ऊपर क्या आएगा 3/100, यह आ गया dA/dt की वैल्यू। अब यार a माने क्या होता है, a माने भुजा, भुजा माने क्या, भुजा का मात्रक सेंटीमीटर, और बटा नीचे टाइम है तो ये बटा सेकंड हो गया। यहां तक जो वैल्यू फाइंड होगी, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कहोगे चूंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी वैल्यू, तो आप देखो ये बहुत ही सिंपल है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो बराबर ये d/dt, e माने हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की जो बात कह रहा है ना, कह रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल, और हम लोग जानते हैं घन के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो गया देखो 6 माने कांस्टेंट, 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dt, और ये है a स्क्वायर, तो ये हो गया 6, तो इधर लिखते हैं 6a स्क्वायर का जब वो करोगे अवकलन तो 2a आएगा, और इसको ढकोगे तो ये बचेगा dA/dt, और 6 दूना है 12a, 12a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 10, यहां पर 10 कर दो, dA/dt की वैल्यू यहां पर निकाले हो 3 बटा क्या आ गया 3/100, चलो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटोगे ये 6 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, फिर काटोगे ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 3 तरीका 9 बटा ये 25 है, ठीक है। और क्षेत्रफल है तो ऊपर क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा टाइम है तो बटा सेकेंड, और यही आ गया उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का या बढ़ोतरी का दर, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, और यार अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए हो तो फिर आप राशियों के परिवर्तन के दर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो समझ जाओ आपका 5 नंबर पक्का है अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, यहीं से है, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी अगला भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, कह रहा है एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन है बढ़ रहा है, तो यहां पर 7 दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो कह रहा है जबकि घन की भुजा दिया है, भुजा 12 सेंटीमीटर दिया है, क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। और कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ा, वही यार संपूर्ण पृष्ठ माने क्या, घन की बात हो रही है तो फिर वही क्षेत्रफल, फिर कह रहा है बढ़ रहा है तो फिर वही निकालना है, बस है क्या, वहां पहले 9 था अब 7 है, यहां पहले 10 था तो अब 12 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लगा लोगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उसको देख लेते हैं, और उसको देखने के लिए पहले इसको मिटाते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है, एक तालाब पूरी तरीके से स्थिर है, उसमें एक पत्थर को फेंका जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में तरंगे उत्पन्न हो रही है। यार जानते हो वृत्ताकार तरंगे पैदा होती है जब किसी तालाब में, गड्ढे में किसी पत्थर को फेंकोगे, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। अब यार वृत्त ऐसे से तो बढ़ेगा, ऐसे से तो बढ़ेगा, तो वृत्त का बढ़ने का मतलब क्या, उसकी जो त्रिज्याएं हैं वो बढ़ रही है तभी तो वृत्त बढ़ रहा है। यार अगर किसी वृत्त को बड़ा करना है ना तो बशर्ते उसकी त्रिज्याएं बड़ा कर दो, वो वृत्त क्या होगा अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो कह रहा है जो वृत्त है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर माने लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, तो त्रिज्या भी प्रकार की लंबाई है, यानी त्रिज्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो त्रिज्या माने आर, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसके पहले डी लगा दो। अब कह रहा है परिवर्तन का दर या वृद्धि का दर,
कह रहा है उत्पन्न तरंगे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, चलती माने बढ़ती है तो की दर से, तो नीचे देखो सेकंड है, इसका मतलब टाइम से भाग dt से भाग, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। जबकि वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी जो वृत्ताकार तरंगे हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा। अब यार जो तरंगे हैं वो वृत्ताकार रूप में क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, तो कह रहा है जो उसका क्षेत्रफल है वृत्त का वो किस दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है माने परिवर्तन हो रहा है। तो क्या निकालना है, तो निकालना है क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, किसके साथ परिवर्तन का दर निकालना है, किस दर से बढ़ रहा है, तो टाइम से भाग करोगे, किसी के सापेक्ष नहीं दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल यार, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तरीका देख लो, या तो यहीं से निकाल सकते हो, कह सकते हो चूंकि d/dt यहां पर a है, a माने क्या होता है, a माने क्षेत्रफल होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, इसके बाद देखो पाई माने पाई होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो पाई बाहर आ गया, तो बचा क्या d/dt, और यहां पर क्या बचा r स्क्वायर, फिर ये पाई r स्क्वायर का करोगे क्या डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा 2r, ये ढकोगे तो ये बचेगा dr/dt, और देखो 2 ये पाई है, ये 2 है, ये r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 10 है, और dr/dt की वैल्यू 4 है, ठीक है। 4 दाइम 40 दुनाए 80, और ये हो गया 80 पाई। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है तो, और बटा से यहाँ टाइम है तो यहाँ बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। बस क्षेत्रफल में जो परिवर्तन का दर था, चाहे वो वृद्धि का दर हो, वैसे वृद्धि का दर पूछ रहा है तो अब यार ऑब्वियस सी बात है, अगर त्रिज्याएं बढ़ रही है तो त्रिज्याएं बढ़ने से वृत्त बढ़ेगा, वृत्त बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, ठीक है। तो यार इस तरह हम लोगों ने देख लिया यार। अब अगर राशियों के परिवर्तन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत आराम से, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां से हम 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पहला क्लियर किया राशियों के परिवर्तन का दर, और यहां से क्वेश्चन आएगा तो इसको आप अच्छी तरीके से लगा सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड, जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखा एवं अभिलंब रेखा। तो यार यहां पर स्पर्श रेखा क्वेश्चन क्या पूछता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछेगा, या तो अभिलंब रेखा की प्रवणता पूछेगा, या तो स्पर्श रेखा का समीकरण पूछेगा, या तो अभिलंब रेखा का समीकरण पूछेगा। अब ये क्या होता है देखो फटाफट, जैसे मान लो एक वक्र है, वक्र माने टेढ़ी बड़ी रेखा। अब यार इस वक्र पर 2 प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ऐसी रेखा है जो इस वक्र को टच करके जाए, और एक ऐसी रेखा है जो इस वक्र को आर पार करके जाए। तो यार जो रेखाएं इस वक्र को टच करके जाएंगी उनको बोलते हैं स्पर्श रेखा, लेकिन जो रेखाएं इस वक्र को छेद करके जाएंगी, मतलब इस पार से प्रवेश करेंगी उस पार निकल जाएंगी, उनको बोलते हैं क्या, छेदक रेखा। जैसे हम बात करते हैं इस रेखा का, देखो ये रेखा क्या कर रहा है, इस वक्र को सिर्फ इस पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो ये स्पर्श रेखा है। लेकिन यहां पर ये रेखा क्या देख रहे हो कि इस वक्र को छेदते हुए जा रहा है, तो ये रेखा छेदक रेखा। मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर वो स्पर्श रेखा है तो उस वक्र को एक ही बिंदु पर टच करेगा, लेकिन अगर वो छेदक रेखा है तो 2 बिंदुओं पर टच करेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर यह स्पर्श रेखा हो गई। अब ये स्पर्श रेखा हो गई, लेकिन अब अभिलंब रेखा क्या होती है, तो ये जहां पर स्पर्श कर रहा है जिस पॉइंट में ना, उसी पॉइंट पर इसी रेखा, ये जो रेखा है इसी के अभिलंबोत एक रेखा खींच दो तो इसको बोलते हैं लंबवत रेखा। तो यहां पर ये जो स्पर्श रेखा है इसका हमको समीकरण पढ़ना है, और इसका हमको प्रवणता निकालना जानना है। फिर इसको बोलते हैं अभिलंब रेखा, और अभिलंब रेखा का हमको समीकरण पढ़ना है, और अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होती है वो निकालना हमको सीखना है। अगर हम ये 2 चीजें निकालना सीख लेते हैं तो हमारा काम पूरी तरीके से क्लियर हो गया, और यहां से भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्रवणता निकालना सिखा देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या होगा यार, क्वेश्चन में ये जो वक्र है, वक्र माने क्या, ये जो टेढ़ा मेढ़ा वक्र दिख रहा है ना, ये वक्र, इस वक्र का समीकरण दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा। जैसे मान लो ये वक्र है, ठीक है, वक्र पर ये एक पॉइंट है और कह रहा है इस पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालो। तो इस वक्र का समीकरण हमेशा दिया रहेगा, और वक्र का समीकरण दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, तो इसी पॉइंट पर जो प्रवणता निकालोगे उस रेखा की प्रवणता होगी। अब कैसे निकालोगे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। चलो मैं आपको ये क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन को लेकर के आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं कि यार जो स्पर्श रेखा है उसका समीकरण कैसे निकालोगे, प्रवणता कैसे निकालोगे, जो अवयव रेखा है उसका समीकरण प्रवणता कैसे निकालोगे। जैसे मान लो एक समीकरण दिया हुआ है y बराबर 4ax स्क्वायर, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। या छोड़ो यार, यहां पर एक क्वेश्चन मैं खुद ले लेता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है।
बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, कह रहा है वक्र y बराबर, देखो वक्र का समीकरण पहले दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5। ये एक वक्र है जिसका समीकरण दिया है और कह रहा है कि बिंदु x बराबर -2 पर, मैंने क्या बोला कि अगर वक्र का समीकरण दिया है तो एक बिंदु भी दिया होगा, तो बिंदु क्या है x बराबर 2 पर क्या करना है, अस्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। समीकरण निकालना है वो तो अलग बात है, समीकरण कैसे निकाला जाता है ये तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये सीख लेते हैं कि अस्पर्शरेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे, फिर सीखेंगे जो अभिलंब रेखा होती है उसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे, फिर सीखेंगे अस्पर्शरेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले क्या करना होता है, dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है, dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेनी, ध्यान रखो। तो dy/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -4। ठीक है, इतना हो गया ना। इसके बाद ध्यान दो, यहां पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट को इसमें रखोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये पॉइंट इस रूप में भी हो सकता है, x बराबर 2 दिया है, हो सकता है किसी निर्देशांक के रूप में हो सकता है। मान लो यहां पर क्या है 1,1, ये भी एक पॉइंट है, तो यहां पर क्या होता है, ये पहला वाला x है और ये दूसरा वाला क्या है, y है। तो यहां पर क्या है, इस इधर जो है, इधर y तो है नहीं, इसलिए निर्देशांक के रूप में नहीं दिया है, खाली x है, इसलिए यहां पर x के रूप में दे दिया है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, x बराबर 2 है, तो कहोगे dy/dx की जो वैल्यू है वो कितने पे निकालना है, x बराबर 2 पर। x बराबर क्या है 2, यहां पर 2x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है, तो x के स्थान पे 2 रख दो, -4 और 2 दूना है 4, 4 में से 4 के बराबर 0 आ गया। और यही जो आया ना dy/dx की जो वैल्यू निकाले हो, जो पॉइंट दिया उस पॉइंट पे जब निकालोगे तो वही जो वैल्यू आएगी वही होगी m1। m1 माने क्या, ये जो स्पर्श रेखा है इसकी प्रवणता। समझ पा रहे हो कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई भी डाउट तो नहीं यार, आपको कोई भी डाउट यहां पर नहीं हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो वक्र का समीकरण दिया है उस वक्र के समीकरण से dy/dx की वैल्यू निकाल लेना। सबसे पहले इतना काम कर लेना, और इतना काम करने के बाद एक पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट को रख देना। अब मान लो 1,1 होगा तो यहां पर लिखते 1,1 और इसी में रख देते। तो जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसको यहां पर रखना है, और रखने के बाद क्या करोगे, सिंपल सा जो आएगा वही होगा m1। m1 माने स्पर्शरेखा की प्रवणता होगा। ठीक है, अब अभिलंब रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे, तो देखो यार, अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालना इट इज वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन इज दैट यार, आपके मन में एक डाउट पैदा होगा हो रहा होगा कि सर यहां पर बिंदु तो नहीं दिया हुआ है, जैसे आप कह रहे हो कि अगर एक बिंदु 1,1 भी हो सकता है, तो अभी ऐसी बात है, बिल्कुल हो सकता है यार। तो यहां पर ये जो पहला वाला x की वैल्यू, दूसरा वाला y की वैल्यू, पर यहां पर y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, x की वैल्यू क्या है 2 है, x की वैल्यू यहीं पर रख दो, x की वैल्यू इसमें रखोगे, इसमें तो क्या होगा, y बराबर क्या निकलेगा, x की वैल्यू 2 है, 2 का वर्ग करो 4, माइनस x की वैल्यू 2 है, 4 दुना क्या हो जाएगा 8, माइनस क्या होगा 5, 8 5 13 में से 4 गया तो माइनस कितना आ गया, -9। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -9, मतलब बिंदु क्या होगा x, y, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -9 है। ये हो गया बिंदु 2, -9। बिंदु मिल गया कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बिंदु मिल गया। ठीक है, चलो यहां पर ये जो वैल्यू आती है dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पर, या पॉइंट यहां पर आप x बराबर 2 ना करके कह सकते हो क्या, 2, -9, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों सही है। यहां पर जो मिलेगा ये m1 की वैल्यू है। ठीक है, m1 माने क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गया तो फिर कैसे निकालोगे अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो यार बहुत सिंपल है, देख लो। अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालने के लिए मान सकते हो, माना अभिलंब रेखा की प्रवणता m2 है, और यार देखो जब कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है ना, इस रेखा की प्रवणता क्या है m1, इस रेखा की प्रवणता क्या माने हो m2, और जब भी कोई दो रेखाएं परस्पर लंब होती है तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल परस्पर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई दो रेखाएं परस्पर समांतर है तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इस चीज को अपने माइंड में जाने दो। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर तो क्या होगा, प्रवणताएं बराबर, यानी m1 बराबर m2 होंगे। लेकिन अगर कोई दो रेखाएं परस्पर लंब होगी तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो ये लंब है तो कह सकते हो चूंकि m1 गुणे m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। m1 की वैल्यू क्या है 0 गुणे m2 बराबर -1, और m2 बराबर क्या आ गया, -1/0, और बराबर क्या आ गया, ये इनफाइनाइट। यानी अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या आ गई, इनफाइनाइट, जबकि स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, 0। तो इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की प्रवणता।
अब मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा कि अस्पष्ट रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं और अभिलंब रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखो यार, हम लोग जानते हैं कि अस्पष्ट रेखा या अभिलंब रेखा या दुनिया में अगर किसी का, देखो पहले तो अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में कह रहा है कि अस्पष्ट रेखा का क्या निकालो, प्रवणता, तो बस यहीं पे आपको ठप हो जाना है। लेकिन अगर कह रहा है कि अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालो तो हमको यहां तक आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि अस्पष्ट रेखा का समीकरण निकालो तो बिल्कुल अभिलंब रेखा तक नहीं जाना है। अस्पष्ट रेखा की प्रवणता निकल गई और समीकरण निकालने के लिए समीकरण का फार्मूला होता है, किसी भी रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है y माइनस y1। देखो ये अस्पर्श रेखा भी एक प्रकार की रेखा है, ये जो अभिलंबोत रेखा है वो भी एक प्रकार की रेखा है, रेखा तो दोनों है ना। वैसे इस दुनिया में किसी भी रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। तो मैं आपको सिखाता हूं, ये जो x1 और ये y1 है ये वही बिंदु है जिस बिंदु से रेखा होते हुए जाती है। अब जैसे मान लो अस्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो अस्पर्श रेखा इस पॉइंट से होते हुए जा रही है तो ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, ये पॉइंट यही वो है 2, -9 यही वो पॉइंट है। तो ये पहला वाला x1 होगा, दूसरा वाला y1 होगा। लेकिन अगर हम बात करें अभिलंब रेखा के समीकरण का तो अभिलंब रेखा भी उसी वाले पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तो इस पर भी एक पॉइंट वही है 2, -9, तो इसके लिए भी x1 और y1 वही होगा। बस बशर्ते x1 y1 तो दोनों के लिए सेम सेम होगा, लेकिन दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। तो अगर हम बात करें अस्पर्श रेखा के समीकरण की तो यहां पे कह सकते हो अस्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये अस्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, यमोन। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, तो ये पहली वाली ये वैल्यू क्या है y1 -9, यहां पे रखोगे तो +9 हो जाएगा बराबर यमोन की वैल्यू क्या है 0। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, तो ये पहला वाला x1 है यानी क्या 2। ये है y +9 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे बराबर 0 आएगा और ये पूरा आ गया। ये जो वक्र है इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा है उसका समीकरण आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि जो वक्र है उस पे अभिलंब रेखा का समीकरण निकालो तो बिल्कुल उसके लिए भी यही फार्मूला होगा। तो कह सकते हो अभिलंब रेखा का समीकरण फार्मूला हो जाएगा y माइनस y1 और यहां पे प्रवणता थी स्पर्श रेखा की, बस यहां पे प्रवणता किसकी हो जाएगी, अभिलंब रेखा की m2 और x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू वही है -9, यहां पे रखोगे तो +9। m2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट माने क्या 1/0 और ये x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पर 2 हो जाएगा बटा 1 करो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा x माइनस 2, इसका इसमें गुणा करोगे आएगा 0 और ये हो गया जो ये अभिलंब रेखा था उसका समीकरण। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो अस्पर्श रेखा होती है उसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं, फिर उसका समीकरण कैसे निकालते हैं, जो अभिलंब रेखा होती है उसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं और उसका समीकरण कैसे निकालते हैं। अगर इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो फिर यार यहां से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हो और क्वेश्चन को लगा करके अच्छे से जो 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको यार ले सकते हो, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन को लूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और उसको क्वेश्चन को लेकर के आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर x3 ये एक वक्र है और एक और वक्र है x y बराबर क्या k। कह रहा है सिद्ध कीजिए यदि वक्र इतना और वक्र इतना एक दूसरे पर लंबवत काटते हैं तो सिद्ध कीजिए 3k बराबर 1। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए इतना एक दूसरे पर परस्पर लंबवत है तो इतना सिद्ध करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि लंबवत काट रहे हैं। देखो जैसे मान लो एक वक्र ये है और एक वक्र ये है, ठीक है। तो इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा ये है, इस वक्र पे देखो समझो पहले ये वक्र है, इस पे स्पर्श रेखा क्या होगी, ये होगी। तो इस वक्र के माध्यम से हम इस स्पर्श रेखा का प्रवणता तो फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, फाइंड कर सकते हैं। ये भी एक क्या है, वक्र है जिसकी स्पर्श रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है कि नहीं है, तो बिल्कुल लंबवत है। इसीलिए ये वक्र और ये वक्र भी कैसा होगा, परस्पर एक दूसरे पे क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो वक्र दोनों है, कह रहा है सिद्ध करो दोनों लंबवत है। तो इस वक्र से हम लोग निकाल सकते हैं इस रेखा की प्रवणता, इस वक्र से हम निकाल सकते हैं इस रेखा की प्रवणता। और जब भी दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो फिर क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो यार यहां से हम dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dy/dx की वैल्यू जब निकालोगे
तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना। तो बिल्कुल, अब ये पॉइंट तो मालूम नहीं है, तो मान लो ऊपर माना कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को एक पॉइंट मान लो a कामा b पर काटते हैं, ठीक है, इतना तो मान ही सकते हो ना यार, तो बिल्कुल मान सकते हो। 3 dy अपॉन dx, प्रवणता किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी a कामा b पर, तो ये हो गया 3, ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो x की वैल्यू ये है, तो यहां पर रखोगे ये 3, ये स्क्वायर हो जाएगा, और यही जो वैल्यू y ये हो गया यमोन, यमोन माने क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। अब ये जो वक्र है, ये जो वक्र है, इस वक्र से इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लोगे, कैसे, तो यहां से निकालोगे dy अपॉन dx की वैल्यू, और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, अवकलन, तो पहले को पकड़ोगे, दूसरे का अवकलन dy अपॉन dx, प्लस दूसरे को पकड़ोगे और पहले वाले का अवकलन, तो x का अवकलन एक ही होगा, कि एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे, ये जाएगा उधर तो माइनस y, और ये नीचे आएगा बटा x, ठीक है। अब देखो यार, ये भी जो रेखा है वो भी तो उसी पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट सेम है, तो यहां पर क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx, पॉइंट क्या है a कामा b, ठीक है, तो बराबर माइनस y माने y की वैल्यू b है, तो ये b बटा नीचे वाली वैल्यू क्या है, x a है, तो यहां पर माइनस b बटा a हो जाएगा, और ये हो गया बराबर m2, ठीक है, m2 हो गया। अब यार क्या बोल सकते हो, m1 गुणे m2 बराबर -1, क्योंकि दोनों लंबवत, कहोगे चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, इसीलिए m1 गुणे m2 बराबर क्या, -1, m1 की वैल्यू क्या है 3a स्क्वायर, m2 की वैल्यू क्या है -b बटा a बराबर क्या 1, इसी ये कट गया, एक से एक ये कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो गया ab, 3ab बराबर यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यार ध्यान दो एक चीज, देखो ये जो पॉइंट ab है ना, वो इस वक्र पर भी है और वही पॉइंट इस वक्र पर है, इसलिए वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं है, तो बिल्कुल पड़ेगा। यहां भी उस पॉइंट को रख सकते हो, यहां भी उस पॉइंट को रख सकते हो, ठीक है। तो अगर यहां पे रखा जाए यहां पे, तो यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू क्या है b है बराबर k, ab इज इक्वल टू क्या है बराबर k, तो ab बराबर क्या है k, तो कह सकते हो चूंकि ab बराबर k इसीलिए 3, और ये k बराबर क्या आ गया 1। देखो ये प्रूव हो गया, इतनी बात समझ पाए कि नहीं, तो बिल्कुल यार ये बात आप अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो 5 नंबर आप यहां से पिकअप कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको देखते हैं और उसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है, एक वक्र है, वक्र x बराबर a cos क्यूब थीटा, एक वक्र ये है, एक वक्र और है y बराबर ये साइन क्यूब थीटा, कह रहा है थीटा बराबर π/4 पर अविलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। यहां पे क्या करना है, अविलंब रेखा की प्रवणता निकालना है, यानी m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे यार, सबसे पहले dy अपॉन dx की वैल्यू मालूम होना चाहिए। dy अपॉन dx की वैल्यू मालूम होने के लिए देखो यहां पर थीटा है ना, तो यहां पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि जब अवकलन में कि ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन से आप dy अपॉन d थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। जब आपने अवकलन सीरीज के अवकलन वाले वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है और कहता है dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा ये, और ये x की पावर n का बन गया फॉर्मूला 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया, 3 रखोगे cos थीटा का अवकलन क्या होगा माइनस साइन थीटा। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा बराबर ये माइनस, और ये है 3a cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। यहां से निकालेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से मिलेगा dy अपॉन डी थीटा, ए को पकड़ो, x की पावर n का बन गया फॉर्मूला, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ढको तो साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा cos थीटा,
एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा बराबर, ये हो गया 3a और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग निकालेंगे डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू, और डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमारा काम बनेगा। डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकंड मान लो। सेकंड में फर्स्ट का भाग करोगे तो डी वाई अपान डी थीटा में इसका भाग करोगे तो ये है डी वाई अपान डी थीटा, और इसमें इसका भाग करोगे तो ये है डी एक्स अपान डी थीटा। ये पूरी वैल्यू क्या है, तो पूरी वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा ये है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कट गया, साइन थीटा गया, कॉस से कॉस कटा, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा, और साइन कॉस बराबर क्या हो गया tan थीटा, पर यहां पे माइनस है तो यहां पर क्या हो गया माइनस, डी थीटा से डी थीटा कट गया और यह आ गया डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या आ गया -tan थीटा। लेकिन पॉइंट की बात कर रहा है यार, पॉइंट भी तो दिया है, पॉइंट थीटा बराबर क्या है π/2, तो उस पे निकालो तो डी वाई अपान डी एक्स, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया है थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/4 बराबर -tan थीटा, तो -tan थीटा की वैल्यू क्या है π/4, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, एक यहां पर माइनस है तो ये हो गया -1, और यही होगा यमोन, यही होगा आसपास रेखा की प्रवणता -1। लेकिन चूंकि क्या निकालना है, जो अविलंब रेखा है उसकी प्रवणता निकालना है। अविलंब रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे आप, तो अगर दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे पे लंबवत हैं तो उनकी प्रवणता गुणनफल क्या होता है -1 के बराबर होता है। तो कह सकते हो सूत्र, या कह सकते हो माना अविलंब रेखा की जो प्रवणता है वो क्या है m2 है। तो कह सकते हो कि जब रेखाएं लंबवत हो तो क्या होगा m1 गुणे m2 बराबर -1, m1 की वैल्यू क्या है -1 गुणे m2 बराबर ये -1 से -1 कटा, और m2 बराबर क्या आ गया 1, और यह आ गया जो अविलंब रेखा होती है उसकी प्रवणता। ठीक है, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो क्या है, वो है यार किसी बिंदु पर, एक बिंदु दिया है, बिंदु पर y बराबर x+1, कह रहा है वक्र भी दिया है y² बराबर 4x, ये रेखा दिया हुआ है, ये वक्र दिया है, कह रहा है कि स्पर्श रेखा, कह रहा है किस बिंदु पर ये जो रेखा है इस वक्र पर स्पर्श रेखा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी ये एक वक्र है, वक्र पर स्पर्श रेखा है, तो कह रहा है किस पॉइंट पर है। तो यहां पर क्या देख रहे हो यार, आखिर ये वक्र एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे काट रहा है कि नहीं। और जब भी कोई दो रेखाएं या कोई भी दो चीज जब एक दूसरे को काटेगी तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, और उस पॉइंट का अगर निर्देशांक निकालना है तो मैंने आपको बार बार बताया यार कि जब भी दुनिया में कोई भी दो चीज एक दूसरे को प्रक्षेद करे और आप निकालना चाहते हो वो प्रक्षेद बिंदु, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको उन दोनों वो हल कर लेना है। हल करने के बाद एक्स वाई का मान निकलेगा कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है निकलेगा, और निकलेगा तो जो एक्स वाई का मान आएगा वही हो जाएगा प्रच्छेद बिंदु। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, कुछ नहीं करना यार, ये रेखा का समीकरण दिया है, वक्र का समीकरण दिया है, कह रहा है किस बिंदु पर प्रच्छेद करेगा, किस बिंदु पर स्पर्श करेगा, दोनों को हल करो। तो समीकरण दिया ही, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करो, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो भी आएगा वही हो जाएगा बिंदु, किस बिंदु पर स्पर्श करेगा तो वो बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन में नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डेंजरस भी है, डरावना भी है। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रहा है कि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर 2। तो एक बिंदु दिया है 1,1, इस बिंदु पर निकालना है अविलंब रेखा का समीकरण। देखो यार, अविलंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, अविलंब रेखा की प्रवणता मालूम होनी चाहिए। और अविलंब रेखा की प्रवणता मालूम, बिंदु तो दिया ही है, इसी बिंदु से स्पर्श रेखा भी जाएगी, इसी बिंदु से अविलंब रेखा भी जाएगी। ठीक है, लेकिन अविलंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए अविलंब रेखा की प्रवणता मालूम होना चाहिए, और अविलंब रेखा की प्रवणता मालूम होने के लिए पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो मेन मोटो हमारा है वो क्या है, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। वो निकालने के लिए यहां से dy/dx की वैल्यू निकालो, इसके लिए x के सापेक्ष अवकलन करो, क्योंकि dy/dx की वैल्यू निकालनी है, नीचे x है तो x के सापेक्ष करोगे अवकलन, तो ये हो जाएगा क्या d/dx, और ये हो गया x के पावर 2/3
डी अपान डी एक्स और ये है y के पावर 2/3, दो एक कॉन्स्टेंट है, अवकलन क्या हो जाएगा 0। x के पावर n करोगे अवकलन तो क्या आएगा 2/3 x n-1, इनमें से एक घटाओगे तो 2/3 -1/1 घटाओगे तो आएगा -1/3, ठीक है। और प्लस ये भी x के पावर n का बन गया फार्मूला, और फार्मूले पे तोड़ोगे 2/3 y के पावर -1/3, इसको ढकोगे तो ये बचेगा dy अपान dx बराबर ये हो जाएगा 0। इसके बाद यार यहाँ से dy अपान dx की वैल्यू निकालनी है, 2/3 कॉमन निकाल के भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा y के पावर -1/3 और ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर ये पूरा उधर जाएगा तो -x के पावर -1/3, और इसके बाद dy अपान dx ये है -x के पावर 1/3 और ये है y के पावर -1/3, ठीक है। इसको नीचे को ऊपर कर दो, ऊपर को नीचे कर दो, अपने आप क्या होगा, जो माइनस वाला चिन्ह होगा वो अपने आप प्लस हो जाएगा। इसको ऊपर भेजो तो -y के पावर क्या 1/3 और ये है x के पावर 1/3। समझ पा रहे हो, ये निकल गया dy अपान dx की वैल्यू, और dy अपान dx की वैल्यू निकल जाती है तो पॉइंट देखो किस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट 1,1 है, तो dy अपान dx पॉइंट है 1,1 यानी x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। x y की वैल्यू जब 1 रखोगे, 1 के पावर कोई भी घात हो वैल्यू 1 ही आएगी, 1 के ऊपर भी 1 नीचे भी है, वैल्यू क्या आ गई -1, और यही आ गई जो स्पर्श रेखा है यम1 उसकी प्रवणता, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल जाए तो फिर हम निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से क्या, अभिलंब रेखा की प्रवणता। कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मान लो जो अभिलंब रेखा है उसकी प्रवणता क्या है, यम2 है, और अगर दो रेखाएं परस्पर कैसी एक दूसरे पे लंबवत है तो क्या हो जाएगा, चूंकि लंबवत है इसलिए m1 m2 बराबर क्या -1, m1 की वैल्यू -1 तो ये हो गया -1, m2 बराबर -1, इसी ये कट जाएगा और m2 बराबर क्या आ गया, m2 बराबर ये आ गया 1। यानी जो अभिलंब रेखा था, अभिलंब रेखा की जो प्रवणता है वो आ गई। और हम लोग जानते हैं हमको चाहिए रेखा का समीकरण, तो कह सकते हो अभिलंब रेखा का समीकरण क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y -y1 x -x1। यार रेखा की प्रवणता तो यही होती है, अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता होती तो यहां पर m1, अभिलंब रेखा की प्रवणता है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा m2। तो y -y1 की वैल्यू, तो ये x1 ये y1 की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पर रखोगे ये हो जाएगा 1, m2 की वैल्यू क्या है 1 और ये x -x1 की वैल्यू क्या है 1 है। इसके बाद y -1 x -1 इससे ये कट गया और y बराबर x ये आ गया जो अभिलंब रेखा थी, अभिलंब रेखा की प्रवणता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद और सारे क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण निकालो। प्रवणता क्या कह रहा है, प्रवणता 2 है और प्रवणता 2 वाली रेखाओं का समीकरण निकालना है। प्रवणता क्या है, m बराबर 2 है। प्रवणता 2 वाली रेखाओं का समीकरण निकालना है जो वक्र इतने को स्पर्श करता है। एक वक्र दिया है, वक्र का समीकरण क्या है, y प्लस 2/x - 3 और बराबर 0। ये एक वक्र है, वक्र पर जो रेखा स्पर्श कर रही है उस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। उसकी प्रवणता क्या है 2, तो यम1 बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। बस यार यहाँ पर मेन चीज क्या है, यहाँ पर मेन चीज ये है कि हमको पॉइंट अगर मालूम हो जाए तो हम लोग जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है उसको बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यार किसी भी प्रवणता फाइंड करने के लिए 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। किसी भी चीज का समीकरण मालूम करने के लिए क्या मालूम करना है, समीकरण मालूम करना है। किसी भी रेखा का समीकरण मालूम करने के लिए सबसे पहले उस रेखा की प्रवणता मालूम होनी चाहिए, उस रेखा पर एक बिंदु मालूम होना चाहिए। प्रवणता तो मालूम है पर बिंदु नहीं मालूम है। बिंदु कैसे मालूम करोगे, तो इसके लिए dy अपान dx की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल ये काम तो कर ही सकते हो। तो dy अपान dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो स्पर्श रेखा है इसका अवकलन कर दो, तो ये हो गया dy अपान dx, और इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d अपान dx, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये हो गया 1 अपान x - 3 और बराबर 0। ये हो गया dy अपान dx और प्लस यहाँ पर 2 है। देखिए यार 2 लोग जब भाग करें, या सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा यार कि 1 अपान x का अवकलन क्या होता है, तो -1 अपान x स्क्वायर होता है। वैसे इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, -1 अपान नीचे वाले का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर
और फिर नीचे वाले का अवकलन करोगे, एक आएगा, गुणा करोगे तो कोई मत फर्क तो पड़ेगा नहीं, बराबर क्या हो जाएगा 0। और इसके बाद dy अपान dx और इसको भेज दो उधर, तो माइनस का हो जाएगा प्लस 2 बटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया dy बाई dx की वैल्यू। पर यार यहां पर ध्यान दो, किस पॉइंट पर ये प्रच्छेद कर रहा है वो पॉइंट तो मालूम है नहीं। तो मान लो कि माना वो एक पॉइंट a कामा b पर प्रच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो यार अगर उस पर प्रच्छेद कर रहा है तो उसी पॉइंट में प्रवणता निकाल लो। dy अपान dx पॉइंट क्या है, a कामा b, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू भी है, यहां पे रखो तो ये 2 बटा x की वैल्यू ये है a माइनस 3 का स्क्वायर, और यही जो आया यही आ गया स्पर्श रेखा की प्रवणता यमोन, और यमोन की वैल्यू क्या है 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, तो ये देखो 2 से 2 काट सकते हो, तो यहां पर बचेगा 1 बटा a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1 बटा 1 बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1, ये हटेगा, 1 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या आएगा 1 माइनस 3, 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, या प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस 1 भी आ सकता है, ठीक है। चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर कर सकते हो यहां पर 3, या अगर प्लस माइनस 1 करते हो तो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, तो ये माइनस 3 बराबर क्या प्लस 1, तो ये बराबर कितना आ गया 4, और एक बार माइनस लिए हो तो ये माइनस 3 बराबर क्या गया माइनस 1, ये बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 आएगा, एक बार ये बराबर 4 आ गया, एक बार क्या आ गया, a बराबर आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, और b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे यार, तो देखो इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ये वक्र है, ये वक्र भी तो उसी पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तो ये जो बिंदु है इस वक्र को भी क्या करेगा, वक्र को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो कह सकते हो कि बिंदु ये कहा भी इस वक्र से होते हुए जा रहा है, इसलिए वक्र को सेटिस्फाइड करेगा। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू b, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा b प्लस ऊपर क्या है 2 बटा x की वैल्यू क्या है, एक बार 4 एक बार 2। यार देखो अगर a की वैल्यू 2 आई है, या छोड़ दो यार 2 वैल्यू, अच्छा कह रहा है कि रेखाओं का समीकरण निकालो, कह रहे यह प्रवणता 2 वाली रेखाओं का समीकरण निकालो, तो यानी रेखाएं मतलब एक से अधिक रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो a की 2 वैल्यू है, b की भी 2 वैल्यू आएगी, तो मान लो a की एक वैल्यू आ गई, कुछ भी आ गई, मान लो एक वैल्यू 4 आई तो b की वैल्यू मान लो 5 आ गई, फिर एक वैल्यू ये की 2 आई है तो एक वैल्यू और जब निकालोगे तो यहाँ पे रख करके तो मान लो 7 आ गई। अरे यार जब यहाँ x के स्थान पे ये रखोगे, y के स्थान पे b रखोगे, x के स्थान पे ये रखोगे, तो इस वैल्यू को जब पुट करोगे तो b की वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को पुट करोगे तो फिर b की वैल्यू आएगी, तो मान लो 2 पॉइंट आ गया, ठीक है। देखो अब ऐसे कह सकते हो कि जब प्रवणता 2 है और बिंदु ये है तब रेखा का समीकरण, और फिर प्रवणता यही है और बिंदु ये है तब रेखा का समीकरण। इसका मतलब कि जो रेखा आएगी एक नहीं बल्कि 2 रेखाएं आएंगी, और यहां से हम 2 रेखाओं का समीकरण फाइंड कर सकते हैं यार। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए, देखो यार यहाँ पे एक डाउट हो सकता है, एक भी पहले इसमें रख देना, रखोगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या है a माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब एक बार a बराबर 4 रखोगे, इसमें b की वैल्यू आ जाएगी, एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर a बराबर 2 इसमें रख दोगे, फिर b की वैल्यू आएगी, फिर एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको लेके समीकरण निकाल देना, एक बार इसको लेके समीकरण निकाल देना, मतलब यहां पर 2 रेखाएं बनेंगी और 2 रेखाओं का समीकरण बनेगा, उसी को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन को लेकर के समझाते हैं, बस केवल हिंट दूंगा यार, वैसे आपको जो सारी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि अच्छा कैसे क्वेश्चन रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो इसको बताना पड़ेगा। वक्र y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, ये एक वक्र दिया हुआ है और कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहां पर क्या दिया है, यहां पर एक वक्र दिया है और कह रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो। 2 कंडीशन दिया है, एक कंडीशन ये दिया हुआ है, कंडीशन ये में क्या है, कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है वो एक रेखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 की क्या है समांतर है। एक और दिया हुआ है 5y माइनस 15
x बराबर 13 के लंबवत है। मतलब यहां पर दो क्वेश्चन दिया है, ये एक वक्र दिया है और एक इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। जबकि यहां पर दो कंडीशन हमारे पास दिया है। पहला कंडीशन कह रहा है कि जब वो जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समांतर हो, फिर कह रहा है इस रेखा के लंबवत हो। तो यार हम लोग जानते हैं किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए पहले क्या होना चाहिए, उस स्पर्श रेखा पे एक बिंदु होना चाहिए पहली चीज, और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम होना चाहिए। तो मान लो देखो वक्र यही है ना, तो वक्र पे मान लो ये स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पे परिच्छेद कर रहा है, किस बिंदु पे परिच्छेद कर रहा है वो नहीं मालूम है, तो कह लो माना कि रेखा जो है स्पर्श रेखा को a, b पर परिच्छेद कर रहा है। तो यहां से dy/dx की वैल्यू निकालो, dy/dx, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -2। बिंदु क्या है a, b पर निकालना है प्रवणता, तो ये हो जाएगा dy/dx। बिंदु क्या है a, b, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू b, तो ये 2, x की वैल्यू ये -2 की आ गई, और यही हो गई जो ये स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि आ गया m1 आ गया। ठीक है, आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, m1 मिल गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप कि यार ये जो पॉइंट है ये इस वक्र से होते हुए जा रहा है, तो जो a, b है इस जो वक्र है इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो आप कह सकते हो कि चूंकि ये जो रेखा है वक्र को भी सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा मैं आपको यहां से एक चीज बता दूं यार, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि इसके क्या है समांतर है, तो कह सकते हो कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो निकालना है ये स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर, यहां पर एक रेखा है इसके समांतर है। और मैंने आपको बताया कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं कैसी होती है, आपस में बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं, इसकी प्रवणता निकाल सकते हो, तो कैसे, ये 2x - y + 9 = 0, इसकी प्रवणता निकाल सकते हो। और हम लोग जानते हैं किसी भी रेखा की प्रवणता क्या होता है, x का गुणांक बटा y का गुणांक, और उसके पहले क्या होता है माइनस। तो अगर इसकी प्रवणता निकालना चाहते हो तो दोनों, मान लो इसकी प्रवणता क्या है m2 है, कैसे निकालोगे, x का गुणांक तो x के पहले क्या है 2, y का गुणांक y के पहले क्या है कुछ नहीं है, तो यहां पर -1 है, और इन्हीं के पहले क्या लगा देते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया 2, m2 हो गया। और ये चीज दोनों प्रवणताएं क्या होंगी, सेम होंगी, यानी m1 बराबर m2, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं परस्पर समांतर। m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 2a - 2, m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 2 निकाले हो, तो यहां से हल कर सकते हो। 2a बराबर 2 उधर जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये बराबर क्या आएगा, ये बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू निकल गई, लेकिन अब बी की वैल्यू कैसे निकले, क्योंकि यार देखो इसकी प्रवणता क्या आई है 2 आई है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसकी प्रवणता 2 है तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता भी 2 होगी, यानी m1 की जो वैल्यू है, कहां गया, m1 की वैल्यू है m2 के बराबर है, और m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो यानी m1 की वैल्यू भी 2 के बराबर है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता तो मालूम हो गई, बस बिंदु मालूम होना चाहिए। अब बिंदु कैसे मालूम हुआ, तो ये बराबर 2 तो मालूम हो चल गया, अब बी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो बी की वैल्यू कैसे मालूम होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वक्र है ये वक्र इस वाले पॉइंट से होते हुए जा रहा है a, b से, तो a, b इस वक्र को सेटिस्फाइड करेगा। तो कैसे होगा, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू b है, तो y की वैल्यू क्या है v बराबर x की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा a² - 2a - 7। अब ये की वैल्यू जो 2 है यहीं पर रख दोगे, और रखने के बाद v की वैल्यू निकल जाएगी, और ये और b की वैल्यू मिल गई, a और b माने क्या, पॉइंट मिल गया, प्रवणता भी मिल गया, और पॉइंट और प्रवणता मिल गया, तो रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते हो, तो बिल्कुल निकाल सकते हो यार। पहली बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इस b की, तो b यार b भी ऐसे ही लगाना है, लेकिन b में क्या करना है, यहां तो हो गया, इसको छोड़ो, फिर यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है वो एक रेखा दिया हुआ है, इसके लंबवत है, तो इसकी प्रवणता क्या है m1, इसकी प्रवणता क्या है m2 है। तो ये स्पर्श रेखा है, यहां से सॉरी ये अभिलंब रेखा है, यहां से हम इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हो, x का गुणांक बटा y का गुणांक, और सबके पहले क्या माइनस, x का गुणांक x के पहले क्या है -15 बटा y का गुणांक y के पहले कितना है 5, और इन सबके पहले क्या माइनस, इसी कटेगा 3 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और m2 बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है,
ये m1 है 2a माइनस 2, ये m2 है 3। चूंकि दोनों परस्पर लंब हैं और जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है उनकी पूर्णता का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो कह सकते हो m1 m2 बराबर -1। m1 की वैल्यू क्या है, तो m1 की वैल्यू है 2a माइनस 2, 2a माइनस 2। m2 की वैल्यू क्या है 3 बराबर -1। इसको गुणा करके हल करके a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, a की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो इस वक्र से होते हुए जा रहा है, तो ये पॉइंट वक्र को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब सेम यही चीज। तो a की वैल्यू यहां पर रखोगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी, फिर a और b यानी a और b की वैल्यू मिल गई, यानी पॉइंट मिल गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, पॉइंट मिल गया। और जो अभिलंब रेखा m2 है, m2 की वैल्यू भी निकल गई 3। सॉरी, अभिलंब का नहीं, एक काम करो, इसका नहीं चाहिए समीकरण हमको, इस स्पर्शरेखा का समीकरण चाहिए। तो इस अगर m2 मालूम है तो यहां से m1 निकाल सकते हैं। तो m2 की वैल्यू क्या है 3, या सिंपल सी बात है यार, a की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू यहां पे रखोगे तो m1 की वैल्यू भी निकल जाएगी, m1 की वैल्यू भी निकल गई, पॉइंट भी निकल गया। तो ये जो स्पर्शरेखा है उसका समीकरण फाइंड कर सकते हो। मतलब ये जो क्वेश्चन था ना, वो क्या था कि यार एक वक्र था, इस वक्र पर एक स्पर्शरेखा था, उस स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना था, जबकि स्पर्शरेखा इसके समांतर था और इसके लंबवत था। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आई होप यार कि आपको ये क्वेश्चन था अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया राशियों में परिवर्तन का दर और कवर किया स्पर्शरेखा और अभिलंब रेखा, और बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। इसके बाद बचा हुआ यार 3 टॉपिक, और 3 टॉपिक क्या, एक सन्निकट, एक बताया वर्धमान और ह्रासमान, और एक बचा हुआ है क्या, उचिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां से कम क्वेश्चन आते हैं। अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं जहां से मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो यार वो जो 3 टॉपिक है उसको मिलके मिलते हैं एक नई वीडियो में, यानी पार्ट सीरीज 8 में। और यार बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, पूरे दिल के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तभी मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं यार डिमोटिवेट हूं पूरी तरीके से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं सीरीज के पार्ट 8 सीरीज के 9 वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।